Hello everyone, good evening. So we have done till prism formula and expression for the thin prism. These two part we have done in the morning only. Yes. Now, may I know what is dispersion of light? What is dispersion of light? Any idea about it? Dispersion of light? Any of you? We have studied it already in the 10th standard. Yes? Dispersion of light. What is dispersion of light? When a white ray of light passes through the prism, it splits up into 7 constant weight colors. And this is called dispersion of light. So just put the heading dispersion of light. Everyone. Dispersion of light. Write down. When a white ray of light, when a white ray of light passes through a prism, when a white ray of light passes through a prism, when a white ray of light passes through a prism, it splits up into its 7 constituent colors. It splits up into its 7 constituent colors. So 7 constituent colors है. 7 constituent colors. वो है violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. ब्रैकेट में लिख लेंगे Vibgyor. Full stop. Vibgyor. I repeat, when a white ray of light passes through prism, then it splits up into its 7 constituent colors. It constituent colors, bracket में लिख लेंगे Vibgyor. Full stop. It is called dispersion of light. It is called dispersion of light. This is the prism. It's a white ray of light. White ray of light. Actually, it's supposed to pass on the straight line because of rectilinear propagation. But as it passes from rarer to denser, it will bend towards the north. And those 7 colors are Vibgyor. Vibgyor.
ठीक है, withdraw, and this is nothing but just dispersion of light. Yes, तो ड्रॉ कर लो इसे जल्दी से. This is the prism. This is the white ray of light. When it passes through this prism, see, it splits up into 7 constituent colors, and this is called dispersion of light. Yes. अभी डायग्राम के बाद आपको क्या दिख रहा है इस डायग्राम में? सारे के सारे रेस यहाँ से पास होने चाहिए थे स्ट्रेट लाइन में, बट ऑल 7 कलर्स स्प्लिट अप हो गए, स्प्लिट अप. अब ये जो रेड कलर है ये हो गया उसका एंगल ऑफ डेविएशन. एक्चुअली जाना चाहिए था यहाँ से और पास हुआ यहाँ से. सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द रेड कलर, and this is deviation for the violet color, delta for violet color. So this is angle of deviation for red color, this is angle of deviation for violet color. ठीक है, ऐसे दो अलग अलग एंगल्स मैंने बता दिए. एक्चुअली सारे कलर्स के लिए है, बट मेरे दो एक्सट्रीम कलर, जो एक्सट्रीम कलर्स हैं रेड और वॉयलेट, एंड वाले कलर्स, उनका मैंने एंगल्स भी दिखा दिया. एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर. डन. डायग्राम ड्रॉ कर लिया सब लोगों ने? यस. नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, एक छोटा सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना बेटा सब लोग. ओके, अभी समझो ए अल्फाबेट है ना, ए अल्फाबेट, उस 7 कलर्स में लिखा हुआ है. रेड ये वाला, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, एबोन, ऑरेंज और रेड, ऑल 7 कलर्स में ए लिखा हुआ है. किसी भी एक प्लैंक पे ऑल 7 कलर्स में ए लिखा हुआ है, और उसके ऊपर हम लोगों ने ऐसा समझो एक ऐसा ए रख दिया, क्या बोलते हैं, ग्लास स्लैब रख दिया, सब ग्लास स्लैब उसके ऊपर रख दिया, और ऊपर से देखेंगे तो सारे लेटर्स हमको, मतलब सारे अल्फाबेट्स, ये जो है ना ए अल्फाबेट्स ऑल 7 कलर्स के, वो हमें दिखाई देंगे. मुझे आपसे ऐसा पूछना है, कौन सा अल्फाबेट सबसे ऊपर दिखाई देगा बेटा, सबसे ऊपर, और सबसे नीचे कौन से कलर का अल्फाबेट दिखाई देगा? एक्चुअली ए अल्फाबेट ही है सब जगह पे, बट सबसे ऊपर कौन सा दिखाई देगा और सबसे नीचे कौन सा दिखाई देगा? चलो मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, सबसे ऊपर कौन सा दिखाई देगा, सबसे ऊपर कौन सा दिखाई देगा? कुछ लोग रेड बोल रहे हैं, कुछ लोग वॉयलेट बोल रहे हैं. ओके, इसका करेक्ट आंसर है वॉयलेट. इसका करेक्ट आंसर है वॉयलेट. जानना चाहते हो क्यों? एक सिंपल सी बात, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, जिसका डेंसनेस सबसे ज्यादा होगा, वो अल्फाबेट, उस कलर का अल्फाबेट सबसे ऊपर दिखाई देगा. तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, म्यू का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है. यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी आप लोगों ने क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पे क्या दिख रहा हम लोगों को कि वॉयलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा, रेड कलर का सबसे कम. और जो सुबह हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, वो क्या पढ़ा, डेल्टा इज इक्वल्स टू ए म्यू माइनस 1. यस और नो? ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं? डेल्टा इज इक्वल्स टू ए म्यू माइनस 1. यस, हेलो, यस. अब इस फॉर्मूले में जो ए है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये वाला एंगल, सारे कलर्स के लिए ये वाला एंगल सेम है.
एंड नंबर 1 इज सेम फॉर ऑल द कलर्स, सारे कलर्स के लिए नंबर जो 1 है वो सबके लिए भी सेम ही है, ये भी सबके लिए सेम है। तो हर अलग अलग कलर्स के लिए क्या अलग अलग हो जाएगा, डेल्टा और म्यू का वैल्यू सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे since delta for violet color is maximum, delta for red color is minimum, therefore I can say mu for violet color is maximum, mu for red color is minimum. This is the reason कि why violet color का अल्फाबेट जो A है वो सबसे ऊपर दिखाई देगा और रेड कलर वाला सबसे नीचे दिखाई देगा। सबको समझा है क्या ये वाला पार्ट? यस। ओके, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है since velocity of light is inversely proportional to mu, म्यू के साथ इनवर्स वेरिएशन है वेलोसिटी का, यहाँ पे लिखता हूं देखो, v is inversely proportional to mu, म्यू के साथ इनवर्स वेरिएशन है। क्यों म्यू के साथ इनवर्स वेरिएशन है? जितना ज्यादा हमारा मीडियम डेंस होगा स्पीड उतना कम होगा, और डेंसनेस जितना कम होगा स्पीड उतना ज्यादा होगा। तो v और म्यू का इनवर्स वेरिएशन है बेटा, इनवर्स वेरिएशन। सिंस v is equals to n lambda, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। n सबका सेम रहेगा, अगर n का वैल्यू सबका सेम है, therefore अच्छा एक काम करते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं फिर इसको लिखेंगे। जैसे हमको पता चला v is inversely proportional to mu, therefore v for violet color is least and velocity for red color is maximum, क्योंकि म्यू किसका ज्यादा है, वॉयलेट कलर का, वहां पर उसका वेलोसिटी सबसे कम, और म्यू रेड कलर का सबसे कम है, उसका स्पीड सबसे ज्यादा। अब फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस v is equals to n lambda, हमारा n सारे कलर्स के लिए सेम रहेगा, तो v और लैम्डा का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन। इसके लिए लैम्डा फॉर वॉयलेट कलर इज लिस्ट, रेड कलर इज, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो रेड कलर का होता है, और सबसे कम वेवलेंथ जो होता है वो वॉयलेट कलर के लिए होता है। तो वेवलेंथ फॉर वॉयलेट कलर इज लिस्ट, वेवलेंथ फॉर रेड कलर इज मैक्सिमम। होप यू आर गेटिंग दिस। सबको समझा है वाला पार्ट? चलो इसको फटाफट लिख लो फास्ट, ये एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो इसे जल्दी। ये देखो राइट हैंड साइड में इसके बेसिस पे मैंने लिखा, तो वेलोसिटी और म्यू का इनवर्स वेरिएशन है, वेलोसिटी और म्यू का इनवर्स वेरिएशन है। म्यू मैंने बताया था जितना ज्यादा म्यू का वैल्यू है मतलब वो मीडियम उतना ज्यादा डेंस है, और वहां पे स्पीड उतना ही कम होगा, तो वही मैंने लिखा है कि v और म्यू का इनवर्स वेरिएशन। तो म्यू किसका ज्यादा है, वॉयलेट कलर का, मतलब वॉयलेट कलर ज्यादा डेंस है। यस, अगर ये ज्यादा डेंस है तो यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगा, इसके लिए देखो वेलोसिटी ऑफ वायलेट कलर इज मिनिमम, वेलोसिटी ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम। अब उसके बेसिस पे फार्मूला लिखा, v is equals to n lambda। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो v और लैम्डा चेंज होता है बट n रिमेन्स द सेम, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो v और लैम्डा का डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर वॉयलेट कलर का वेलोसिटी ज्यादा है मतलब कम है
उसका वेवलेंथ भी कम होगा। रेड कलर का वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका वेवलेंथ भी ज्यादा होगा। यस और नो? अभी समझा बलराज? बलराज समझा बेटा? ओके। चलो अभी हम इसके बेसिस पे पढ़ेंगे एंगुलर डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सिव पावर। ये दोनों का मीनिंग पहले समझ लो क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन क्या है और डिस्पर्सिव पावर क्या है बेटा। ये दोनों पॉइंट जरा ध्यान से समझना, इस डायग्राम से ही रिलेटेड है। एंगुलर डिस्पर्सन, सेपरेशन बिटवीन एंगल्स ऑफ डिविएशन ऑफ एक्सट्रीम कलर्स। एक्सट्रीम कलर्स कौन कौन से हैं? वॉयलेट और रेड। इन दोनों के एंगल्स ऑफ डिविएशन का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। खैर ये तो डेफिनेशन की बात हो गई, इसका एक्चुअल मीनिंग मैं बताता हूँ क्या है। जैसे देखो बेटा, एक व्हाइट रे ऑफ लाइट आया, इंसिडेंट हुआ प्रिज्म पे, और ऐसे 7 कलर्स में ओपन अप हो गया, ऐसा ओपन हो गया बेटा। तो देखो जब ओपन हुआ तो उसने एक एंगल बनाया कि नहीं, यहाँ पे एक एंगल बनाया है कि नहीं, उस एंगल को ही हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगल कितना है, कितना एंगल बनाया उस व्हाइट रे ऑफ लाइट ने जब वो डेंसर मीडियम में पास हो रहा है। देखो यहाँ पे एक ही रे ऑफ लाइट है कि नहीं, और वही एक रे ऑफ लाइट ऐसे 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया, मतलब उसने एक एंगल फॉर्म किया है, दिस एंगल इटसेल्फ इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। कैसे पता चलेगा एंगल कितना ओपन अप हुआ है? इस पूरे एंगल में से ए वाला एंगल माइनस कर दो, तो इतना एंगल है ना बेटा जो डिस्पर्स हुआ, और उसी को हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्सन। ये सबको समझा एंगुलर डिस्पर्सन क्या है? यस यस, एंगुलर डिस्पर्सन सबको समझा? लिखो सब लोग, राइट डाउन एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, और यहाँ पे लिख देंगे थीटा एंड राइट डाउन एंगुलर डिस्पर्सन इज डिफाइंड एज, angular dispersion is defined as, angular dispersion is defined as, is defined as separation between, separation between, I repeat, angular dispersion is defined as separation between angles of deviation of extreme colors, angles of deviation of extreme colors, angles of deviation of extreme colors. Therefore, theta is equals to angle of deviation for violet color minus angle of deviation for red color. तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया एंगल्स ऑफ डेविएशन के फॉर्म में। अगर डेटा इन दोनों एंगल्स की फॉर्म में दिया है तो दोनों का सेपरेशन ले लो, हमें एंगुलर डिस्पर्सन आ जाएगा। बट हमारे पास एक फॉर्मूला है, सिंस डेल्टा इज इक्वल्स टू ए म्यू माइनस 1, फॉर वॉयलेट कलर हम लोग क्या बोल सकते हैं? वॉयलेट कलर के लिए यही फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? डेल्टा फॉर बी इक्वल्स टू ए यूवी माइनस 1। ए और 1 तो सबके लिए सेम ही रहेगा, डेल्टा फॉर वॉयलेट, डेल्टा फॉर बी। सेम वही हम रेड कलर के लिए भी लिख सकते हैं, फॉर रेड कलर, फॉर रेड कलर में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा फॉर रेड कलर इज ए म्यू फॉर रेड कलर माइनस 1। ये दोनों भी एंगल्स ऑफ डेविएशन, वॉयलेट कलर और रेड कलर, दोनों का वैल्यू मैंने लिख दिया बेटा, दोनों का वैल्यू मैंने लिख दिया है, वॉयलेट का भी और रेड का भी।
ठीक है। वॉयलेट और रेड दोनों के लिए मैंने लिख दिया। अब आगे इसको कैसा कंटिन्यू करेंगे देखो। Therefore, theta is equals to, instead of delta v की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a mu v माइनस 1 माइनस, अब वही फॉर्मूला हमें रेड कलर के लिए भी लिखना है, तो रेड कलर के लिए क्या हो जाएगा बेटा, सेम रेड कलर के लिए क्या हो जाएगा, ये देखो a mu r माइनस 1, so this is a mu r माइनस 1, माइनस है ना, इनसाइड द ब्रैकेट सारा साइन चेंज हो जाएगा, तो भी अलग a mu v माइनस a mu r and minus plus a, so minus a plus a gone, so theta is equals to a mu v a mu r, so theta is equals to a mu v minus mu r, ये हो गया हमारा एंगुलर डिस्पर्सन का एक्सप्रेशन। देखो हमारा एक्सप्रेशन तो यहीं पे खत्म हो गया था, बट हमें नहीं पता ना डेटा कौन से फॉर्मेट में आएगा, एंगल्स ऑफ डेविएशन के फॉर्म में आया तो यहीं पे खत्म कर देंगे, बट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ए के फॉर्म में दिया तो ए वाला फॉर्म होता। यस, सबको समझा बाबू, तो छाप लो इसे, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक को लिखा, अब यहाँ से कंटिन्यू करके इसको फटाक से लिखो, कम ऑन। डन। ओके, जो अगला टर्म है दैट इज डिस्पर्सिव पावर। ओमेगा, dispersive power is omega, don't say W, it is omega, dispersive power। क्या है बेटा डिस्पर्सिव पावर, क्या है? ये देखो डिस्पर्सिव पावर एक्चुअली क्या है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी डेल्टा आर डिवाइड बाई 2, बस यही हमारा डिस्पर्सिव पावर। व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई 2। मतलब जो तो हमारे एक्सट्रीम कलर्स हैं, दो एक्सट्रीम कलर्स, उनके एंगल्स ऑफ डेविएशन में क्या सेपरेशन है,
अपॉन उन्हीं दो एक्सट्रीम कलर्स के एंगल ऑफ डेविएशन का मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, बस इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं ओमेगा। तो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज नथिंग बट जस्ट, that is angular dispersion is nothing but just the ratio of angles of deviation, separation of angles of deviation of extreme colors to mean value of angles of deviation of extreme colors. इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। देखो बेटा, ये तो डेफिनेशन की बात होगी, ये तो डेफिनेशन की बात होगी। अभी इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? डिस्पर्सिव पावर का एक्चुअल मीनिंग हमारे समझने के लिए क्या है बेटा? जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जब एक व्हाइट रे ऑफ लाइट आता है किसी भी एक प्रिज्म पे, तो इट स्प्लिट्स अप इनटू 7 कलर्स। ऐसे 7 कलर्स में से स्प्लिट हो जाता है, मतलब वो व्हाइट कलर एक एंगल बनाता है बेटा, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। अभी जो एंगुलर डिस्पर्शन है, मतलब उसका जो एंगल है, कितना एंगल ऐसा ओपन अप होता है, वो एंगुलर डिस्पर्शन। तो कितना एंगल ओपन अप होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, मीडियम होगा या बहुत ज्यादा होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा बेटा। प्रिज्म भी तो अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं ना, उनका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना। तो कौन सा प्रिज्म उसको कितना एंगल ओपन अप करेगा, ज्यादा एंगल ओपन अप करेगा, कम एंगल ओपन अप करेगा, उस मीडियम के मटेरियल पे डिपेंड करेगा बेटा, और उसी को हम लोग बोलते हैं ओमेगा। तो ओमेगा क्या एक्सप्लेन करता है? उस मीडियम का मटेरियल, उसका मटेरियल क्या है भाई? डेफिनेटली व्हाइट रे ऑफ लाइट स्प्लिट होगा, उनके मतलब एक्सट्रीम कलर्स के बीच में एक एंगल फॉर्म होगा। वो तो एंगल कितना होगा, कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा, किस पे डिपेंड करता है? तो डिस्पर्सिव पावर पे डिपेंड करता है। तो डिस्पर्सिव पावर इज नथिंग बट जस्ट मीडियम, वो जो मीडियम है, जो मटेरियल है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके नेचर को बोलेंगे। याद रहेगा सबको डिस्पर्सिव पावर क्या है? यस, ओके। तो चलो जरा सब लोग डेफिनेशन लिखो, डिस्पर्सिव पावर का डेफिनेशन राइट डाउन, राइट डाउन। dispersive power dispersive power is defined as a ratio of dispersive power is defined as a ratio of separation between angles of deviation, separation between angles of deviation of extreme colors, separation between angles of deviation of extreme colors to TO2 to mean value to TO2 mean value of angles of deviation of extreme colors. Mean value of angles of deviation of extreme colors. Mean of angles of deviation of extreme colors. I repeat, dispersive power is defined as a ratio of separation between angles of deviation of extreme colors, separation between angles of deviation of extreme colors to denominator में आ जाओ, to mean of angles of deviation of extreme colors, mean of angles of deviation of extreme colors. Done? ओके, अब इसके नीचे ये वाला फार्मूला लिखेंगे, बाद में उसके सामने ऐसा भी लिख लेंगे, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाय, इसकी जगह पे लिख देंगे डेल्टा वाई
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये जो दो एक्सट्रीम कलर्स है ना, वॉयलेट और रेड का, उन दोनों ही एंगल्स ऑफ डेविएशन का जो एक एवरेज वैल्यू, जो मीन वैल्यू होता है, वो येलो कलर का होता है बेटा। अब ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये किसी ने जानबूझ के ऐसा नहीं बना। ये बहुत सारे प्रिज्म में से व्हाइट रे ऑफ लाइट को पास किया, सारे कलर्स का एंगल्स ऑफ डेविएशन, और जो एक्सट्रीम कलर्स है रेड और वॉयलेट, जब कभी भी इन दोनों के एंगल्स ऑफ डेविएशन का मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो वो किसके साथ मैच होता है? येलो कलर के साथ मैच होता है। आपके मन में ऐसा भी आएगा कि सर, इनके एग्जैक्ट बीच में तो ग्रीन कलर है ना, एग्जैक्ट बीच में ग्रीन कलर है, तो इन दोनों का मीन ग्रीन के साथ क्यों नहीं मैच होता? बेटा वो तो एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते क्यों नहीं मैच होता। मैंने पहले ही बताया, किसी ने बनाया नहीं है, ये नेचुरली ऐसा पाया गया है। बहुत सारे प्रिज्म में से व्हाइट रे ऑफ लाइट को पास किया, सारे एंगल्स का एंगल ऑफ डिविएशन, मतलब सारे कलर्स का एंगल्स ऑफ डिविएशन फाइंड आउट किया। फिर जो एक्सट्रीम कलर्स हैं, उनका जब मीन निकालते हैं तो किसके साथ मैच होता है? येलो कलर के एंगल ऑफ डिविएशन के साथ मैच होता है। इसके लिए बेटा इसकी जगह पे मैं डेल्टा वाई भी लिख सकता हूँ। ये सबको समझा है क्या मैंने क्या बोला? यस, ओके। चलो अब आगे बढ़े हम लोग। अब इसके बाद सब रब कर देता है, इसकी जरूरत नहीं है। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो लिख लिया, ए लिखेंगे, उसके नीचे क्या लिखेंगे? ओमेगा इक्वल्स डेल्टा वी का वैल्यू है ए म्यू वी माइनस वन, ए म्यू वी माइनस वन माइनस ए म्यू आर माइनस वन अपॉन ए म्यू वी माइनस वन ए म्यू आर माइनस वन डिवाइड बाई टू। मतलब इनके वैल्यूज सिर्फ मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगले स्टेप में क्या होगा? यहीं पे देख लो बेटा, ए और ए कॉमन, ए और ए कॉमन, कॉमन कॉमन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया बेटा बोलो? ओमेगा इक्वल्स टू म्यू बी माइनस वन माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस वन डिवाइड बाय, यहाँ पे म्यू बी माइनस वन म्यू आर माइनस वन डिवाइड बाय टू। So omega is equals to minus one plus one cancel, mu v minus mu r, यहाँ पे mu v plus mu r minus one is minus two divide by two. So omega is equals to mu v minus mu r. यहाँ पे क्या करेंगे? सेपरेट द डिनोमिनेटर, mu v plus mu r डिवाइड बाई टू माइनस वन, क्यों वन हो गया बेटा? टू डिवाइड बाई टू वन हो जाएगा ना, और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? म्यू वी माइनस म्यू आर, और इसकी जगह पे लिख सकते हैं म्यू फॉर येलो कलर माइनस वन। ये हो गया एंगुलर मतलब डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला। तो देखो हमारा फॉर्मूला तो इधर ही खत्म हो गया, तो इधर ही आ गया था। बट इसको क्यों फाइंड आउट किया? बिकॉज वी डोंट नो डेटा में कौन से फॉर्मेट में आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन के फॉर्मेट में आएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, छाप लो। होप सो सबको समझ में आया है वाला। यस, चलो छाप लो।
चलो डन। ओके चलो अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट मींस हमें अभी पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस। अब स्फेरिकल सरफेस बोले तो ऐसा कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ऐसा कॉनकेव भी हो सकता है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स ऐसा बोलने से बेटर बोल देते हैं स्फेरिकल सरफेस। तो कोई भी एक स्फेरिकल सरफेस पे अगर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारे टर्म्स को हमें इंट्रोड्यूस करते हुए उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो क्या क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। क्वेश्चन लिखो, एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर refraction on spherical surface, expression for refraction on spherical surface, refraction on spherical surface। और करके क्या लिखेंगे देखो, और फॉर्मूला है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय। इसको हमें प्रूफ करना है बेटा, इसे हमें प्रूफ करना है। क्या है बेटा क्वेश्चन? क्वेश्चन है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r। इसको हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे इसे? सब जरा देखो ध्यान से। यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस है लाइक दिस। ये पूरा सा ग्लास है। दिस एंटायर इज द ग्लास। यस, तो ये हमारा पूरा एक ग्लास है। ग्लास का रॉड इनफैक्ट समझ लो, ऐसा ग्लास का सिलेंडर है, यू कैन से। तो इसका स्फेरिकल पार्ट, इसको हम बोलते हैं कर्वेचर। दिस इज कॉल्ड कर्वेचर। ये बी इज कॉल्ड कर्वेचर। दिस इज कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है? किसी भी ट्रांसपेरेंट स्फीयर का छोटा सा पार्ट, उसी को बोलते हैं कर्वेचर। और इस कर्वेचर का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ना, ज्योमेट्रिक मीन मतलब ज्योमेट्रिक सेंटर उसका,
उसको हम लोग बोलते हैं पोल, P, that is called pole. सिमिलरली अगर एक कर्व है मतलब इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा बेटा, और पोल और इसका सेंटर, मान लो यहाँ पे इसका सेंटर है, पोल है, पोल और सेंटर दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ना बेटा, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। यस, सो दैट इज व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये हो गया हमारा कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। Pole is nothing but just the geometric mean, and a line joining pole and the center is called principal axis. So this is the principal axis. Now यहाँ पे हमने कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया बेटा, एट दिस पॉइंट पे हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है O. O is the point object. O is the point object. पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी एक छोटा सा ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया है प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब मुझे उसका इमेज फॉर्मेशन करना है, मुझे उसका इमेज बनाना है बेटा। कैसे बनेगा इसका इमेज, बोलो, हाउ टू फॉर्म द इमेज। इसका इमेज कैसे बनाएंगे? इन ऑर्डर टू फॉर्म द इमेज 2 रेस आर सफिशिएंट। आप बोलोगे सर 10th स्टैंडर्ड में तो हम लोग 3 रेस हमको लगता था, 3 रेस लगता था हम लोगों को, एक along the principal axis, दूसरा parallel to the principal axis, एंड तीसरा पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे 3 रेस के हेल्प से हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते थे। ठीक है बेटा, हम लोग वो सब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए ड्रॉ करते थे, आई मीन बड़े से ऑब्जेक्ट के लिए 3 रेस आर सफिशिएंट। बट अगर हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए 2 रेस आर सफिशिएंट। 2 रेस से ही हम उसका इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। फर्स्ट, along the principal axis which will pass without deviation, straight pass हो जाएगा बेटा। हमेशा याद रखो, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई भी लाइन पास होता है मतलब वहां से कोई भी एक रे ऑफ लाइट विदाउट एनी डिविएशन स्ट्रेट पास हो सकता है। अदरवाइज व्हेन दिस रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, उसका बैंडिंग्स होना चाहिए। बट यहाँ पे बैंडिंग्स हो रहा है क्या? नहीं, उसका बैंडिंग्स नहीं हो रहा है, स्ट्रेट पास हो जाएगा। तो फिक्स कर लो माइंड में, when a ray of light incident along the principal axis, it can pass without deviation, straight pass हो जाएगा। और दूसरा ray of light which incident obliquely, जो यहाँ पे obliquely incident होगा, obliquely मतलब किसी भी एक एंगल पे इंसिडेंट होगा, और इसको एक्चुअली कैसा पास होना चाहिए बेटा? इसको एक्चुअली पास होना चाहिए स्ट्रेट लाइन पे। क्यों स्ट्रेट लाइन पे? बिकॉज ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। बिकॉज ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन उसको स्ट्रेट लाइन पे पास होना चाहिए था, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की वजह से। बट बेटा ये तो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस नहीं पास हो रहा है ना, इसका तो बेंडिंग्स होगा। और किधर बेंड होगा? एज इट पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अगर वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ताकि हमको पता चले नॉर्मल किधर है। ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ ऐसा बैंड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। कोई मुझे बता सकता है हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? किसी भी पॉइंट पे हाउ टू ड्रॉ द नॉर्मल? यस, सी, नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए जो अक्सर हम लोग करते हैं क्या करते हैं? समझो इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है, हम प्रोटेक्टर लेंगे, राउंडर जिसको बोलते हैं, ऐसे ड्रॉ करते थे ना, कोई भी एक आर्क लेके इधर इधर दोनों तरफ आर्क को ड्रॉ करेंगे, फिर हाफ से ज्यादा का डिस्टेंस लेके कट करेंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे, बराबर है? ऐसा ड्रॉ करते हैं। बट यहाँ पे तो सब कर्व लाइन है ना। समझो अगर यहाँ पे ऐसा सर्कल है और यहाँ पे मैं बोलूँ नॉर्मल ड्रॉ करो, तो कैसा ड्रॉ करोगे? तो आप बोलोगे सर हम लोग यहाँ पे पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर इधर आर्क आर्क
फिर हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। चलो ये आपका करेक्ट मेथड है। कोई और मेथड है क्या इस पॉइंट पे या किसी भी एक पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करने का? कोई दूसरा मेथड है क्या? एनी अदर मेथड? क्या है बेटा? देखो, अगर ये सर्कल है तो किधर से भी लाइन ड्रॉ करो, ओनली वन कंडीशन, दैट लाइन शुड पास थ्रू द सेंटर। अगर वो लाइन सेंटर से पास हो रहा है, सबके सब लाइन अगर सेंटर से पास हो रहा है, अगर सेंटर से पास हो रहा है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, इस सब जगह पे परपेंडिकुलर रहने वाले, सब जगह पे परपेंडिकुलर। यस, ये सब जगह पे परपेंडिकुलर रहने वाले। सिर्फ एक ही कंडीशन हो, सबके सब कहां से पास होने चाहिए बेटा? बोलो, सेंटर से। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर से पास होता है या कोई भी लाइन सेंटर से पास हो रहा है और सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से, तो सरकमफेरेंस पे वो नॉर्मल ही रहेगा। ये पक्का रूल है बेटा, मैथ्स का रूल है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है, अगर मुझे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सेंटर मुझे पता है, सेंटर और उस पॉइंट दोनों को ज्वाइन करने वाला मैं लाइन ड्रॉ करूँ। आई विल ड्रॉ लाइन लाइक दिस। Now this line is the normal over here. इस पॉइंट पे ये क्या है? नॉर्मल है। Now this ray of light are supposed to pass on the straight line because of rectilinear propagation, but as it passes from rarer to denser, it will bend towards the normal. और bend होने के बाद समझो यहाँ पर आके यहाँ पे मेट हो जाएगा, किससे? इस रे ऑफ लाइट से जो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, और यहाँ पे उसका फॉर्म हो जाएगा इमेज। इमेज इज गोइंग टू फॉर्म। ओके, सो सी दिस, ये सबको समझा है क्या? यहाँ तक डन है सबको? सबको समझा है? ओके ओके, नाउ this is incident ray, this is the normal, so this angle is called angle of incidence I। इस पॉइंट को D नाम दे देते हैं, D, this point is D, so this is the normal, this is incident ray, so angle of incidence। ये normal है और ये refracted ray है, so this angle is called angle of refraction R। this is called angle of refraction R। yes, now this is principal axis, this is incident ray, so this angle is called alpha। this is principal axis, this is refracted ray, so this angle is called beta, and this angle is called delta। डेल्टा फॉर एंगल ऑफ डिविएशन ऐसा मत मान के चलो, यहाँ पे जस्ट डेल्टा यूज करते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। एक काम करो, अपने अपने टेक्स्ट बुक में चेक कर लो, यही सारे नोटेशंस यूज किए कि नहीं? अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये कुछ और यूज किया? चेक कर लो एक बार जल्दी से। तो बेटा सुनो ना, ठीक है, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि बुक में, टेक्स्ट बुक में उन लोगों ने इस एंगल को नाम दे दिया है बीटा, और इसको बीटा की जगह पे इसको नाम दे दिया है गामा। ठीक है, तो जो टेक्स्ट बुक में दिया हम लोग वही यूज कर लेते हैं, इसको अल्फा बोल देते हैं, इसको बीटा बोल देते हैं, इसको गामा बोल देते हैं।
नामकरण करना ना अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ठीक है जो टेक्स्ट बुक में दिया हम उसी को फॉलो करते हैं. दिस अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा. नाउ दिस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, एवरी डिस्टेंस वी हैव टू मेजर फ्रॉम द पोल. सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे. पोल से, ये हमारा पोल है बेटा. तो पोल से जहां पे ऑब्जेक्ट है उसको बोलेंगे यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इसको हम लोग बोलेंगे आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस इज रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वी. दिस इज कॉल्ड वी, दैट इज इमेज डिस्टेंस. सो पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय यू. पोल से लेके सेंटर तक रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज आर. और पोल से लेके आई मीन इमेज तक उसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस दैट इज वी. बेटा एज पर द साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय साइन कन्वेंशन? अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर ये सेंटर है, तो राइट हैंड साइड वाला वैल्यू पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला निगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव, आउटवर्ड्स ऐसा पॉजिटिव और इनवर्ड्स ऐसा निगेटिव. यस. तो क्या करेंगे यहाँ पे? ये जो वैल्यूज है ये हो जाएंगे निगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव, क्योंकि पोल इज लाइक अ ओरिजिन. तो यहाँ से राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड वाला निगेटिव. ये हम लोगों ने लिख दिया यू आर वी. माइनस यू आर है, वी है. यहाँ तक किसी कुछ डाउट है क्या? यस, एनी डाउट अप टू दिस? यस, ओके. चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब मेन डेरिवेशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं. डेरिवेशन पार्ट में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस डिस्टेंस को बोलेंगे डिस्टेंस ओपी. यस, डिस्टेंस ओपी, ए वाला डिस्टेंस. ओपी क्या है बेटा बोलो? What is OP? OP is nothing but just object distance. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? U से. बराबर है. तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस OP. डिस्टेंस OP is ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस U. उसी तरह से डिस्टेंस PC is radius of curvature that is R. Radius of curvature that is R. And distance PI is image distance that is V. ठीक है. चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. और यहाँ पे इस केस में ये जो ट्रायंगल है DOC, in this triangle this angle is the exterior angle. बहिष्कोण है, exterior angle है बेटा I. तो बोलूंगा since angle I is an exterior angle of triangle DOC. DOC का exterior angle है. Means this angle is equals to this angle plus this angle. यहाँ पे बोलेंगे I is equals to alpha plus beta.
इक्वेशन नंबर 2, इनको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर एक जो बीटा एंगल है ना, बीटा, ये जो ट्रायंगल है ना सी आई डी, इस CID ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो बीटा इज एक्सटीरियर एंगल, सिंस एंगल बीटा इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल CID। अगर CID का एक्सटीरियर एंगल है तो बोल सकते हैं बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा। तो बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा, R प्लस गामा। Therefore, R equals to बीटा माइनस गामा, उसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यस, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है S इज इक्वल टू R थीटा वाला, मतलब ऐसा समथिंग। आज सुबह भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ये S है, R है और ये थीटा है। तो S इज इक्वल टू R थीटा। उसी तरह से यहाँ पे देखो ना बेटा, ये वाला ये कर्व पार्ट है, ये दोनों साइड सेम समवॉट। तो यहाँ पे गामा है, ये वाला आर्क है PD। तो मैं गामा इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, सिंस गामा इज इक्वल टू आर्क PD अपॉन दिस डिस्टेंस इज PI, आर्क PD अपॉन PI, दैट इज इक्वल टू आर्क PD। और ये जो PI है ना, PI की जगह पे लिख देंगे P। सिमिलरली बीटा के लिए भी लिख सकता है। व्हाट इज बीटा? आर्क PD अपॉन ए वाला डिस्टेंस क्या है, PC। बट PC है क्या, आर्क PC इज नथिंग बट जस्ट R। ये हो गया हमारा यस। एंड सिमिलरली अल्फा के लिए भी लिख सकते हैं, जो एंगल अल्फा के लिए भी लिख सकते हैं। तो सिंस अल्फा इक्वल्स टू आर्क PD अपॉन OP, and OP is nothing but just -2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। यस, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर, मतलब 2 और 3 आ गया एक्सटीरियर एंगल से। 1 तो एक तरह से इंट्रोडक्शन है, और ये जो फोर्थ वाले 4 इक्वेशंस आए, 3 इक्वेशंस आए हैं, ये हैं S इज इक्वल टू R थीटा के बेसिस पे मैंने लिखा। जहां पे ए लिखना उसके बाजू में चाहिए तो उसको लिख के रखना बेटा, तो आपको याद रहेगा कहां से आए। नाउ विल राइट स्नेल्स लॉ। डायग्राम में एक चीज और मुझे आपके साथ डिस्कस करना बेटा, डायग्राम में ये देखो, यहाँ पे 2 अलग अलग मीडियम है। एक ये वाला मीडियम है, ग्लास वाला डेंसर मीडियम, और ये वाला हमारा रेयरर मीडियम, जिसको मैं नाम देता हूँ μ1, और इस मीडियम को मैं नाम दे देता हूँ μ। सो μ1 और μ, ठीक है, क्योंकि 2 अलग अलग मीडियम है तो 2 अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब हम चलते हैं इस डेरिवेशन के लास्ट वाले पार्ट में, नॉट लास्ट वाले पार्ट में, सेकेंड लास्ट वाले पार्ट। सेकेंड लास्ट में मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या है बेटा हमारा? स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ है sin I अपॉन sin R इक्वल्स टू μ2 by μ1। यस, तो sin I अपॉन sin R is μ2 by μ1, μ2 by μ1। sin I अपॉन sin R is equals to μ2 minus μ1। अब आज सुबह ही मैंने बताया था
when angles are very small, when angles are very small, sin I is approximately I and sin R is approximately I. Sin I is approximately I and sin R is approximately R. Therefore, ये वाला इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? Therefore, I upon R equals to mu2 minus mu1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई mu2 R equals to mu1 I. अब इस I और R के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे mu2. R का वैल्यू क्या है बेटा? R का वैल्यू है बीटा माइनस गामा mu1. I की जगह पे क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा. तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा. सो दिस इज mu2 बीटा, mu2 गामा, mu1 अल्फा, mu1 बीटा. बीटा बीटा दो जगह पे, दोनों को एक जगह पे लेके आ जाओ बेटा. तो mu2 बीटा प्लस वाला इधर की क्या हो जाएगा? माइनस mu1 बीटा, mu1 अल्फा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस mu2 अल्फा, सॉरी mu1 अल्फा, ये माइनस चेक तो प्लस mu2 गामा. ठीक है. अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो गया बेटा? बीटा इज कॉमन. mu2 माइनस mu1, mu1 अल्फा, mu2 गामा. अब इनके वैल्यूज रख दो बेटा. व्हाट इज वैल्यू बीटा? बीटा का वैल्यू देखो यहाँ पे आर पी डी अपॉन आर. ये हो जाएगा आर पी डी अपॉन आर, और एक ब्रैकेट वाला तो एज इट इज mu2 माइनस mu1. mu1 है, अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? आर पी डी अपॉन यू, आर पी डी अपॉन माइनस यू, और ये है mu1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर पी डी अपॉन वी और mu2 एज इट इज, mu2 एज इट इज. अब यहाँ पे आरपीडी आरपीडी आरपीडी, ये आरपीडी आरपीडी कॉमन, ये आरपीडी के साथ कैंसिल. यहाँ पे क्या बच जाएगा? mu2 माइनस mu1 अपॉन आर इक्वल्स टू mu1 अपॉन माइनस यू प्लस mu2 अपॉन बी. इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, mu2 माइनस mu1 डिवाइड बाय आर इक्वल्स टू mu2 अपॉन बी, mu1 अपॉन बी. ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन जो हमें चाहिए था. आई नो बेटा थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंथी है, पर डिफिकल्ट नहीं है. इसको एक साथ अगर दिख रहा है पूरा तो एक साथ इसको पढ़ लो. फिर मैं इसका एक पिक भेजता हूँ ग्रुप पे आप लोगों को. इसका एक अच्छा सा पिक भेज दूंगा तो आप लिख लेना बेटा. फिर इसको एक बार पढ़ लो अच्छे से, एक बार अच्छे से. हाँ हाँ, मैं फोटो इसका सेंड करूंगा, पर पढ़ तो लो अच्छे से, पढ़ तो लो इसको अच्छे से. एक बार सबको समझाए क्या? मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, ये थोड़ा बड़ा है, लेंथी है, बट डिफिकल्ट नहीं है. सिर्फ चीजें याद रखनी है. पहला डायग्राम याद रखना है. फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन, एक्सटीरियर एंगल से आई और आर का वैल्यू निकालना है. एस इज इक्वल टू आर थीटा से अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू निकालना है. एंड देन स्नेल्स लॉ और सब फिर सब्स्टिट्यूशन. यू विल गेट द आंसर. जस्ट गो थ्रू इट वंस फास्ट.
सभी लोगों ने पढ़ लिया क्या? पढ़ो पढ़ो। चलो डन। हाँ ओके।
बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव इसलिए है, किसी ने कोई मुझे पूछ रहा है कि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निगेटिव कैसे ले रहे हैं। मैंने बताया ना साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन में हम लोग बोल सकते हैं एनी वैल्यू, मतलब ओरिजिन का राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव, ऊपर वाला इज पॉजिटिव, नीचे वाला इज नेगेटिव, आउटवर्ड्स पॉजिटिव, इनवर्ड्स नेगेटिव। सो हियर ओरिजिन के प्लेस पे कौन है? पोल। तो पोल का लेफ्ट हैंड साइड वाला डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंसेस विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव एंड राइट हैंड साइड वाला डिस्टेंस इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव, राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव। यस, गॉट इट? क्लियर हुआ है क्या? ऐसा क्यों नेगेटिव लिया? ओके, अभी मुझे बताना एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला पार्ट कैसे आया। ठीक है, यहाँ देखो एस इज इक्वल टू आर थीटा कैसे लिखा। थोड़ा हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो बेटा। एस इज इक्वल टू आर थीटा क्यों होगा? ये देखो, ये वाला पार्ट ऐसा, तो कर्व वाला पार्ट और यहाँ पे एक एंगल फॉर्म कर रहा है। सो दिस एंगल इज गामा, गामा इक्वल्स टू, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? दिस आर्क वाला डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस। सो दिस इज आरपीडी, आरपीडी अपॉन दिस डिस्टेंस इज पीआई। सिमिलरली बीटा इक्वल्स टू आरपीडी अपॉन पीसी, बट जो पीसी है इंस्टेड ऑफ पीसी वी कैन राइट आर, instead of pi we can write v, and similarly alpha, this is the curve part, so rpc upon op, sorry rpd upon op, and what is op? Op is the object distance, that is minus u. Hope it is clear. कोई मुझे पूछ रहा था s is equals to r थीटा वाला पार्ट, अभी क्लियर है क्या? चलो, एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? अच्छा, एक बार पूरा बोर्ड फिर से देख लो और फिर से समझ लो बेटा एक बार। हाँ, पिक तो साइन करूंगा, पहले देख लो, पढ़ लो एक बार और।
ओके चलो देन बाय। मैं ना इसका पिक भेज देता हूँ ग्रुप में, अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा बेटा, फिर देख के सब लोग लिख लो इसे। ओके चलो बाय एवरीवन, थैंक यू।